नमस्कार दोस्तों। और आज हम पढ़ेंगे सर जगदीश चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया चैप्टर प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील, अर्थात पौधे सांस भी लेते हैं, श्वसन क्रिया भी करते हैं और महसूस भी करते हैं। इस चैप्टर की समरी, इसका जो अर्थ है, केवल आज हम वो पढ़ेंगे, क्योंकि इसका वर्ड बाय वर्ड जो हिंदी अनुवाद है वो हम पिछली वीडियो में हम इसको अपलोड कर चुके हैं। उसके लिए आप शर्मा स्टडी पॉइंट पर जाकर के इसको पढ़ सकते हैं और उस वर्ड बाय वर्ड जो इसका अनुवाद है, हिंदी अनुवाद है, उसको इस वीडियो से डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे आकर के आपको ढूंढने में भी आसानी रहेगी और आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है सर जगदीश चंद्र बोस के द्वारा, जो कि एक भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस चैप्टर के द्वारा हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर सजीव और निर्जीव दोनों ही पाए जाते हैं। सजीव का मतलब वो जो जीवित होते हैं, और निर्जीव जिनमें जीवन नहीं होता। जिनमें जीवन होता है वो सजीव, और जिनमें जीवन नहीं होता वो निर्जीव। अब जो सजीव हैं, कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो जिनमें जैव प्रक्रियाएं होती हैं और वो अपना स्थान परिवर्तन भी करते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जाते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपने स्थान पर जड़वत होते हैं, जैसे कि वृक्ष हैं, पौधे हैं। ये अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते। वो पौधे जो कि धरती पर होते हैं, यानी कि स्थल पर होते हैं, लेकिन कुछ पौधे जो जलीय होते हैं वो स्थान परिवर्तन करते हैं। लेकिन जो पृथ्वी पर होने वाले पौधे, मिट्टी में होने वाले पौधे, वो जड़वत होते हैं। तो उनमें जीवन होता है और उनमें जैव प्रक्रियाएं भी होती हैं। और ये हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि उनमें हृदय भी होता है। वो महसूस भी करते हैं, वो देख भी सकते हैं। और इसी बारे में ये जो सर जगदीश चंद्र बोस एक महान वैज्ञानिक थे, इसी विषय में उन्होंने एक खोज की और उसी खोज के बारे में हम इस चैप्टर का अर्थात इसकी समरी पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से ये कहानी आपको जब याद हो जाएगी तो उसके चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस हो या लॉन्ग क्वेश्चंस हो, आप इजीली इनको लर्न कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि यह एक ऐसी घटना थी जिस घटना में वैज्ञानिक जगत को आश्चर्यचकित करने का पूरा प्रयास किया गया था। अर्थात इस घटना ने सारा जो वैज्ञानिक जगत था उस सबको आश्चर्यचकित कर दिया था और ये आशा से परे की बात थी। यह एक ऐसा व्यक्ति था और इसने एक ऐसा अनोखा यंत्र बनाया जो पौधों की वृद्धि को माप सकता था। और वो ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी आश्चर्यजनक मशीन से यह सिद्ध किया था कि पौधों में भी हृदय होता है और पौधे फील भी कर सकते हैं, अर्थात महसूस या अनुभव भी कर सकते हैं। और उस व्यक्ति के द्वारा, उस वैज्ञानिक के द्वारा जो बनाई गई मशीन थी, उसने यह प्रदर्शित किया था कि पौधों में दृष्टि होती है, अर्थात पौधे देख भी सकते हैं, पौधे महसूस भी कर सकते हैं। और जो उनकी महसूस करने की क्षमता है वो उन्हें बता देती है कि कोई अजनबी व्यक्ति उनके पास आ रहा है, उनके पास पहुंच रहा है। तब एक बार जब कुछ जो महान पुरुष थे, जो पेरिस कांग्रेस ऑफ साइंस
में 1900 में भाग लेने के लिए आए हुए थे। और जब उनके सामने जगदीश चंद्र बोस ने उस मशीन की पूरी कार्यप्रणाली को दर्शाया था, दिखाया था, तो वे सब आश्चर्यचकित हो गए थे और उन्होंने ये कहा था, तुम्हारी ये मशीन बहुत अद्भुत है और तुम इस जो मशीन है तुम्हारा या जो यंत्र है, तुम इसको क्या नाम दिया है, तुम इसको क्या कहते हो? उन्होंने ये बात पूछी थी। तब इस महान वैज्ञानिक ने, जो जिनका नाम जगदीश चंद्र बोस था, उन्होंने जवाब दिया था क्रिस्कोग्राफ। जिन्होंने ये आश्चर्यजनक मशीन बनाई थी, उन्होंने इस मशीन का नाम क्रिस्कोग्राफ बताया। फिर वैज्ञानिकों ने सवाल किया कि यह मशीन कहाँ बनी? तब भारत के वैज्ञानिक ने उत्तर दिया कि यह मशीन भारत में बनी। अब ये जो उत्तर था, जो कि वैज्ञानिक ने दिया था कि भारत में बनी है, उसने बहुत अधिक आश्चर्य उत्पन्न कर दिया उन वैज्ञानिकों के बीच में, क्योंकि 19वीं जो शताब्दी थी उसमें भारत ललित कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और दर्शन के क्षेत्र में महानता के लिए जाना जाता था, महान इनके लिए प्रसिद्ध था। लेकिन जहां तक विज्ञान का क्षेत्र था, उसमें भारत ने अधिक प्रगति नहीं की थी। तो जब सर जगदीश चंद्र बोस ने अपने आविष्कार से विज्ञान जगत में अपना और अपने देश का नाम रोशन किया, तो जो बाहर के वैज्ञानिक थे, जो महान पुरुष थे, वो बहुत मुश्किल से ही इस पर विश्वास कर पाए थे। अब जगदीश चंद्र बोस ने 1858 में जन्म लिया था एक गांव में, बंगाल का एक गांव था, उसमें उनका जन्म हुआ था। और कलकत्ता विश्वविद्यालय से भौतिकी का उन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए वो इंग्लैंड चले गए। फिर कैम्ब्रिज से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की, अर्थात उन्होंने ग्रेजुएशन किया, और फिर वो वापस भारत लौट आए। और कलकत्ता में जो एक बहुत फेमस कॉलेज था, प्रेसिडेंसी कॉलेज, उसमें भौतिकी के प्रोफेसर वो नियुक्त हो गए। 3 वर्ष तक बोस तथा सरकार में एक प्रकार का संघर्ष चलता रहा, जिसमें अंत में बोस की विजय हुई। और ब्रिटिश शासन में जब अंग्रेजों का शासन था, तब उन दिनों भारतीय जो होते थे, जो भी कर्मचारी, प्रोफेसर या जो भी नौकरी में हुआ करते थे, उनको लगभग 2/3 वेतन मिलता था। जो सैलरी मिलती थी वो लगभग 2/3 मिलती थी। उस सैलरी की जो सैलरी एक यूरोपियन प्रोफेसर को मिलती थी, उसकी लगभग 2/3 मिला करता था भारतीय प्रोफेसर को। तो बोस की जो नियुक्ति थी वो टेम्परेरी थी, अर्थात जो बोस थे वो अस्थायी उनकी नियुक्ति थी, और इसी कारण जो उनको 2/3 मिलना था, उसके स्थान पर उन्हें केवल आधा वेतन ही उनको दिया गया। अब बोस ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो आसानी से या चुपचाप रह करके उस वेतन को ले लेते। उन्होंने ये महसूस किया कि वे लोग जो उतना ही और उसी प्रकार का कार्य करते हैं, समान वेतन उनको मिलना चाहिए। उसी वेतन के, वो समान वेतन के ही अधिकारी होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रजाति से हो। और ये याद रखने लायक बात है कि खोज जो है ऐसे लोग नहीं करते जो विज्ञान का समर्थन करते हैं आंख मूंद कर और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हों। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी नई खोज नहीं किया करते हैं, और खोज वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनमें जिज्ञासा होती है और उनका स्वभाव विद्रोही होता है। और ये जो बोस थे, ये भी स्वभाव से एक विद्रोही थे। 3 वर्ष तक उन्होंने अपना जो वेतन उन्हें मिलना चाहिए था, उसका एक भाग भी उन्होंने, कोई भी हिस्सा उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि यह जो प्रश्न था उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न था और वो अपने सिद्धांतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में उन्हें विजय मिली, उन्हीं की जीत हुई, और फिर उसके बाद बोस ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जिसने उन्हें पूरे विश्व में प्रसिद्ध बना दिया। और बचपन से ही, लड़कपन से ही
प्राणी और पादप जीवन में उन्हें बहुत रुचि थी और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी उन्होंने अब अनुराग में प्रवृत्त कर दिया। और जब उन्होंने ध्यान से देखा कि वायरलेस रिसीवर जो होता है कुछ समय तक प्रयोग में आने के पश्चात एक प्रकार से ऐसा महसूस करता है जैसे कि वो थक गया हो, और उसके बाद थोड़ी देर यदि उसको आराम दे दिया जाए तो वो वापस उसमें पुनः शक्ति आ जाती है और वो पुनः अपनी शक्ति प्राप्त कर लेता है। और वही जो थोड़ी देर के लिए जो वो विचार करता है वही उसके लिए उसका भोजन होता है। और इसी विचार से महान खोजें होती हैं। अर्थात बोस के मन में जो ये विचार आया था यही उनके लिए इसने उनके लिए खुराक का काम किया था। और जब विचार होते हैं ये पैदा होते हैं तभी महान खोजें पैदा होती हैं। तो जो मध्यकालीन युग था उसके अंत तक संसार को ईश्वर के द्वारा एक रचना की हुई एक बहुत सुंदर इकाई समझा जाता था और लोगों का यह विश्वास था कि संसार में प्रत्येक चाहे वस्तु हो या आदमी हो या जो चट्टानें हैं पत्थर हैं इनका कोई निश्चित स्थान और उद्देश्य अवश्य है। अब जो गैलीलियो और न्यूटन जो इन्होंने खोजें की थी संसार में, इस विश्वव्यापी धारणा को इन्होंने परिवर्तित कर दिया। आदमी ने विज्ञान की प्रत्येक शाखा का अलग अलग विस्तार से अध्ययन किया और विज्ञान की जो शाखाएं थी उन सब का भी विकास हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी जो विज्ञान की विभिन्न शाखाएं थी उनके अंदर एक प्रकार से समग्रता को पहचाना गया। फिर उन्होंने यह अनुभव किया कि जो सजीव और निर्जीव होते हैं उनके व्यवहार में एक समानता होती है। लेकिन जो उन्होंने अपने मन में सोचा था इससे वो हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते थे, आसान नहीं था सबको संतुष्ट करना, क्योंकि लोग अपने पुराने विश्वासों में ही ज़्यादा रमे हुए होते हैं, उन्हीं को ज़्यादा मानते हैं और उनमें परिवर्तन करना ही नहीं चाहते। तो बोस ने यह सुझाव दिया कि प्राणी, वनस्पति और खनिज जगत ये सब एक है और इनमें बहुत सी बातें कॉमन हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो पौधे और धातु ये जो होती हैं इनका एक विशेष इनका जीवन होता है। वे थक भी सकते हैं, निराश भी हो सकते हैं और प्रसन्न भी हो सकते हैं। प्रारंभ में लोगों ने उनकी इस कही हुई बात का बहुत मजाक बनाया क्योंकि उन्होंने उनकी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। वो जानते थे कि जो कुछ वे सोचते हैं कहते हैं वो सही है और उन्होंने उसको सिद्ध भी किया। और इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए उन्होंने एक मशीन का एक खाका तैयार किया, डिजाइन तैयार की और फिर उस पर उन्होंने मशीन बनाई जो उनकी खोजों को अधिकतम शुद्धता से अंकित करती थी और उसका नाम ही उन्होंने क्रिस्कोग्राफ रखा। और ये जो क्रिस्कोग्राफ उनका यंत्र था, मशीन थी, ये एक बहुत आश्चर्यजनक यंत्र था जो ये बताता था कि पौधों में कितनी वृद्धि कितने समय में हुई, क्योंकि पौधों में ऊतक होते हैं और उन ऊतकों की गति को लगभग 10,000 गुना बढ़ाकर वो प्रदर्शित करता है, ये मशीन प्रदर्शित करती है। और खाद, ध्वनि तथा अन्य जो प्रेरक होते हैं उनके प्रति पौधों की प्रतिक्रिया को अंकित कर सकती है। क्रिस्कोग्राफ ने यह भी सिद्ध किया कि बोस की जो धारणा थी वो गलत नहीं थी। उस मशीन ने यह दिखा दिया था कि पौधों में भी हृदय होता है और वे अनुभव करने में सक्षम होते हैं। क्रिस्कोग्राफ ने यह भी दर्शाया कि पौधों की दृष्टि जो होती है बहुत तीव्र होती है, वे प्रकाश की किरणों को अभिप्रेरित करते हैं, प्रकाश की किरणों को भी महसूस करते हैं और वायरलेस की जो तरंगें होती हैं
उनको भी महसूस करते हैं। मशीन ने यह भी सिद्ध किया कि पौधों में एक विशेष अनुभूति होती है, उनको एक प्रकार का विशेष महसूस करने की क्षमता होती है उनमें, जो उनको ये बताती है कि कोई अजनबी उनके निकट आ रहा है, तो इसकी सूचना उन्हें मिल जाती है। तो ये जो महान वैज्ञानिक थे, तब तक इनकी कहानी तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक भारत और भारतवासियों के लिए कुछ चिंता की कुछ बातें ना बताई जाएं या ना कही जाएं। तो ये जो थे, उन्हें अपने देशवासियों की योग्यता में बहुत अधिक विश्वास था और बोस को यह भी विश्वास था कि वो जो महान चीजें हैं उन्हें महान चीजें या महान जो बातें हैं या महान कार्य हैं उन्हें करने में वो उतने ही सक्षम हैं जितने कि उनके पूर्वज प्राचीन काल में करने में सक्षम थे। जितनी उनमें हिम्मत थी, कार्य करने की क्षमता थी, उतनी ही क्षमता स्वयं बोस में भी है। नवंबर 1927 में मैसूर विश्वविद्यालय, जहां पर एक दीक्षांत समारोह हुआ था, उसमें सर जगदीश चंद्र बोस ने जो भारत में प्राचीन गौरव थे उनके बारे में बताया और यह भी घोषणा की कि इस गौरव का आधार सक्रियता थी, ना कि निष्क्रियता, अर्थात पॉजिटिविटी इसका जो है आधार थी, नेगेटिविटी इसका आधार नहीं थी। और उनका जो ये विश्वास था कि एक व्यक्ति के सुख में नहीं था, उनका जो ये था कि किसी भी एक व्यक्ति के सुख में उनका पूर्ण विश्वास नहीं था तब तक कि जब तक यह सुख सब लोगों के लिए ना हो। और ये जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इनकी यह भी इच्छा थी कि उनके देशवासी उनमें बहुत विश्वास रखें और यानी कि अपने देश के प्रति बहुत विश्वास रखें और अपने आने वाले समय के लिए उनमें गहरी आस्था भी हो। तो दोस्तों, ये था, ये कोई किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र नहीं है, कोई किसी की कहानी नहीं है, केवल ये एक जानकारी से भरी हुई एक प्रकार का ये एक्सप्लेनेशन है, अर्थ है चैप्टर का, जो कि हमें ये प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन में पॉजिटिविटी हमें रखनी चाहिए, हमें नेगेटिव अपने जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां इच्छाएं होती हैं वहीं आगे बढ़ने की एक प्रकार से हमें प्रेरणा प्रदान होती है। तो अब आगे वीडियो में इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अपलोड कर दिया जाएगा, उनको आप पढ़ सकते हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।